हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बेरी मिशन क्लासेस पर। आज हम दोस्तों कक्षा 10 का हिंदी का जो प्रीवियस ईयर पेपर है आपका 2024 का है दोस्तों, उसको लेके आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, आपका जो यूपी बोर्ड एग्जाम है 18 फरवरी से शुरू होने वाला है। इसका जो पेपर का कोड नंबर है EHF है। जी हाँ दोस्तों, आप जो है प्रीवियस ईयर पेपर के जरूर करके जाइए। यहीं से जो है आपके क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं, यानी कि क्वेश्चन किस प्रकार का पैटर्न है। आप यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे रहेंगे, पेपर देखे रहेंगे, तो आपको जो है पूर्ण के समझ में आएगा किस प्रकार जो है हमारे पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। तो वो आप जरूर करके जाइए। प्लीज दोस्तों, आप इसको अंत तक जरूर देखिएगा, आपके लिए यह महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, हम इसका जो है आपको फुल जो है सोल्यूशन कराने वाले हैं, किस प्रकार आपको प्रश्न संदर्भ उनकी व्याख्या करनी है। ठीक है, उसका हम आपको फुल सोल्यूशन दिखाने वाले हैं। ठीक है, इस कुछ इस प्रकार। उसके बाद पहले हम आपको जो है 20 प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपके उमार पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्रश्न पत्र पाइए, पहले हम देखते हैं। तो आपको कुछ प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, उसके बाद निर्देश में सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड अ तथा खंड में आपका विभाजित होगा। खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न दिए होंगे, जो कि सही उत्तर उमार पर जो है आपको उमार सीट पर भरनी होगी। नीले अथवा काले बॉन्ड कलम से ही विकल्प को जो है आपको गोला करना होगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो है खंड ब जो है आपका खंड ब में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि आपको एक कॉपी दी जाएगी, उसमें लिखना होगा। ठीक है, अब आइए हम इसको देखते हैं आपको किस प्रकार जो है आपको प्रश्न आपके यूपी बोर्ड में पूछे गए थे 2024 में। ठीक है, तो आपको यह जो है खंड अ है, तो खंड अ के जो प्रश्न है आपको कहाँ पर लिखने होंगे, आपको मार्कशीट पर भरना होगा। पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध हैं कहानी लेखन के लिए, उपन्यास लेखन के लिए, आलोचना साहित्य के लिए या नाटक लेखन के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, आलोचना साहित्य के लिए जो है आपके फेमस है कौन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। गोदान उपन्यास के लेखक हैं, तो गोदान उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। ठीक है, अन्य उपन्यास की बात करें, गोदान हो गया, रंगभूमि हो गया, रंगभूमि, कर्मभूमि, ये इनके ही क्या है सभी उपन्यास है। निर्मला हो गया, इनके क्या है महत्वपूर्ण उपन्यास है। सेवा सदन हो गया, प्रेमाश्रम हो गया, ये मुंशी प्रेमचंद जी के महत्वपूर्ण निबंध है, उपन्यास है। अगला है, नील का निर्माण फिर के रचनाकार कौन है, तो हरिवंश राय बच्चन जी हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि जिसने भी यह पेपर दिया है वह सही इसका टिक लगाया, यानी कि उसके जो है बोर्ड में 1 नंबर यहीं से पक्के हो गए हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार यदि आप पढ़े रहेंगे तभी आपके भी एक, यदि यही जो 20 नंबर है यदि आप इसमें अच्छा कर ले जाते हैं, तो आपके बोर्ड एग्जाम में परसेंटेज अच्छा लाने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि ये 20 नंबर यदि गलत है तो गलत, सही है सलग। वर्णात्मक प्रश्न में आप कुछ गलत सही लिखेंगे तब भी आपको कुछ नंबर मिल जाते हैं, लेकिन इसमें गलत है तो गलत, सही है तो सही। ठीक है, तो ये नील का निर्माण हरिवंश राय बच्चन जी है। ये किस विधा की रचना है, कई बार पूछा गया है, तो ये आत्मकथा विधा की रचना है दोस्तों। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद जो है चौथा प्रश्न है आपका, झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है, यशपाल हैं, रंगे राघव हैं, कमलेश्वर है या चतुरसेन शास्त्री। यशपाल जो है आपके झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके जाइएगा। 5वां प्रश्न आपका पूछा है दोस्तों, छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति कौन सी है, तो आश्रयदाताओं की प्रशंसा है। छायावाद, जिसे शुक्ल युग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसी को प्रसाद युग, प्रेमचंदोत्तर युग के नाम से भी जाना जाता है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो 6वां प्रश्न है, कलम का सिपाही जीवनी है, किसकी जीवनी है, जयशंकर प्रसाद जी की है, मोहन राकेश की है, प्रेमचंद की है या आचार्य शुक्ल की है, तो यह प्रेमचंद की जो है आपकी जीवनी है। ठीक है, और इसके लेखक अगर पूछे कलम के सिपाही, तो इसके लेखक कौन है, अमृत राय है। कौन है, अमृत राय जी हैं। ठीक है, कई बार पूछा है भी गया है। ठीक है, 7वां प्रश्न जो है आपका वो है, घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं, तो रीति मुक्त के हैं। घनानंद हो गए, बोधा हो गए, आलम ठाकुर, ये सभी क्या हैं, रीति मुक्त के कवि हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, वो है 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न में क्या पूछा गया है आपको, पूछा गया है, हंस पत्रिका के संपादक करता है, तो मुंशी प्रेमचंद है। यही जो है हंस पत्रिका के संपादक करता आपका जो है कक्षा 12 में पहला ही जो प्रश्न था 2000 आपके हम बता दें 25 में यह पूछा गया है। ठीक है, पहला ही प्रश्न, हंस पत्रिका के संपादन करता कौन है, तो ये प्रेमचंद जी हैं। ठीक है भैया, उसके बाद अगला जो प्रश्न है, जहाज का पक्षी कृति की विधा है, तो यह उपन्यास विधा की रचना है, किसकी है, इलाचंद जोशी जी की। किसकी भैया, इलाचंद जोशी की। ठीक है, ये एक प्रश्न है, उससे हम कई प्रश्न आपको जो है बता रहे हैं, ताकि आपके एक भी एग्जाम में जो है आपका नंबर ना कटने पाए। ठीक है, अगला प्रश्न है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न जो है आपके एग्जाम में फिक्स रहता है, हर साल आता है। तो 1943 जो है प्रथम प्रकाशन वर्ष है। दैनिक तार सप्तक के अगर हम कहें, जो इसके जो जनक कहें, या हम कहें इसके जो संपादनकर्ता कहें, कौन है, संपादनकर्ता, संपादनकर्ता की बात करें तो कौन है भैया, अज्ञेय है। कौन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं। ठीक है, प्रथम प्रकाशन वर्ष जो हुआ था
द्वितीय प्रकाशन वर्ष हुआ था, तीसरा प्रकाशन वर्ष हुआ था और चौथा प्रकाशन वर्ष हुआ था। प्रथम कब हुआ था? 1943 में हुआ था। दूसरा कब हुआ था? 1951 में हुआ था। तीसरा कब हुआ था? 1959 में हुआ था और चौथा कब हुआ था? 1979 में हुआ था। ठीक है, ठीक है, 79 में हुआ था। तो ये जो है 4 सप्तक हुए थे। ठीक है, तो ये इसके हमने बताया 4 सप्तक। प्रथम प्रकाशन 1943, दूसरा जो है 1951, तीसरा 1959 में हुआ था, चौथा जो है 1957। पहला जो है काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार दूसरा भी पूछ लिया गया है, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके जितने भी प्रश्न बन सकते हैं हमको सभी आपको हम बताएं। अगला प्रश्न कह रहा हूँ, निर्वेद का स्थायी भाव है। निर्वेद किसका स्थायी भाव यह पूछ रहा है? हास्य रस का है, करुण रस का है, शांत रस का है, अद्भुत रस। हास्य रस का हास्य होता है, करुण रस का जो है आपका शोक होता है, शांत रस का जो होता है निर्वेद जो होता है स्थायी भाव होता है। ठीक है, आपका जो 12वां प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार है, तो कौन सा अलंकार है? यानी कि पीपर श्लेष अलंकार है, उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, रूपक अलंकार है। तो पीपर पात सरिस मंडोला यानी कि पीपर का जो पत्ता है वो सरिस माने समान, मन मन माने मन के डोल रहा है, यानी कि पीपर का पत्ता जो है मन के समान डोल रहा है, यानी कि उपमा दी जा रही है। तो कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार है। किससे उपमा दी जा रही है? पीपर के पत्ते के। पीपर के पत्ते से किसकी उपमा दी जा रही है? मन के समान। ठीक है, यानी कि पीपर का पत्ता जो है मन के समान डोल रहा है, इसीलिए इसकी तुलना की गई है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, आपका जो 13वां प्रश्न है दोस्तों वो है, रोला छंद में कुल चरण होते हैं, कुल कितने चरण होते हैं? आपके 4 चरण होते हैं। ठीक है, 14वां प्रश्न है, आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो आगमन में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में अगर बात करें हम, 15वां प्रश्न है आपका दोस्तों, वह है भलाई में प्रत्यय है। तो भलाई में जो प्रत्यय है, कौन सी प्रत्यय है? ई प्रत्यय है। भला धन ई बराबर आई। कई बार हमने देखा है कि यह जो है आई भी हो सकता है, लेकिन हमारे हिसाब से जो है ई प्रत्यय। नीलांबर में कौन सा समास है? तो आपका कर्मधारय समास है, नीला है जो अंबर। अगला प्रश्न 17वां प्रश्न है, आम का तत्सम है, तो आम्र जो है इसका तत्सम हो जाएगा। ठीक है, कर्तवाच्य में प्रधानता होती है। 18वां प्रश्न पूछा है, तो कर्ता की प्रधानता होती है। कर्मवाच्य में कर्म की, भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। अगला है दोस्तों आपका 19वां, ताभ्य शब्द में वचन और विभक्ति है। तो उस शब्द में विभक्ति द्विवचन जो है, ताभ्य शब्द में विभक्ति और वचन है। ठीक है, 20वां जो प्रश्न है, 20वां यानी कि आखिरी जो आपका 20वां प्रश्न है वो मार्कशीट का, वह निम्नलिखित में से सर्वनाम है। तो काला क्या है? आपका विशेषण है। घोड़ा क्या है? संज्ञा है। वह जो है आपका एक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, ये जो है आपके 20 प्रश्न हो जाए, जो कि आपको मार्कशीट पर भरना था। उसके बाद हम बात करें अगर, उसके बाद जो है दोस्तों आपको यहाँ से खंड ब प्रश्न स्टार्ट होते हैं, जो कि प्रश्न 50 नंबर के होते हैं। ठीक है, ये वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न जो है आपको पूछा जाएगा, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक गद्यांश दिया गया होगा जो कि आपको पहचानना होगा। ठीक है, उसमें जो 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि आप देख सकते हैं। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, गद्यांश के रेखाचित्र इसकी व्याख्या कीजिए, जातक कथाएं किन्हें कहते हैं, यहाँ से आपको पूछा जाएगा। तो आपको जो है पहचानना होगा बुद्ध के जन्म की घटना जो इस चित्रित कथाओं में ही है, उनके पिछले जन्म कथाओं का भी इसमें चित्रण हुआ है। पिछले जन्म की ये कथाएं जातक कथाएं कहलाती है। इनकी संख्या है जिनमें बुद्धों का बड़ा नाम है। इनकी जातक कथाओं में अनेक अजंता के चित्रों को विस्तार के साथ लिखी दी गई है। यानी कि आप यहाँ से पहचान सकते हैं कि कहाँ से लिया गया है, अजंता नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, आपको जो है इसको पहचान लेना है। तो आप यहाँ से जब पहचान जाएंगे तो आप संदर्भ क्या कर देंगे? लिख देंगे। उसके बाद आप ये जो रेखांकित यानी कि रेखा द्वारा जो अंकित किया गया है उसकी व्याख्या करनी होगी, इससे क्या मतलब है उसको आपको दर्शाना होगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न आपको उत्तर देना होगा। तो आपको किस प्रकार लिखना है वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो पहले आप जो है कॉपी में क्या करेंगे, कुछ इस तरह से आपके खंड पर ऊपर ना आएंगे वर्णात्मक प्रश्न। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या आपका कौन सा है, तो प्रश्नोत्तर संख्या जो है आपका 1 है, तो आप प्रश्नोत्तर संख्या 1 डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद आप हेडिंग बनाएंगे संदर्भ। जब संदर्भ बनाएंगे, पहला लिख रहे हैं, ये देखिए पहला आप लिख रहे हैं, तो पहले आप बनाएंगे संदर्भ। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो जब आप संदर्भ लिखेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे आपको, ताकि पूरा नंबर मिले आपको। संदर्भ पे आपको 2 नंबर शायद मिलता है, 2 से कितना मिलता है? संदर्भ पे आपका 2 नंबर है, जो कि आपका जो गद्यांश होता है 6 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो आप किस प्रकार लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्यखंड में संकलित अजंता नामक पाठ से अवतरित है। इसके लेखक भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। कौन है? भगवत शरण उपाध्याय जी है। इस प्रकार आप संदर्भ लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप रेखांकित अंश की व्याख्या की हेडिंग बनाएंगे। दूसरा प्रश्न पूछा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो आप कुछ इस प्रकार करेंगे। ठीक है, उसके बाद हेडिंग ना देंगे। रेखांकित अंश में क्या पूछा है उसको आप देखिए, क्या पूछा है, इन इन पिछले जन्मों में बुद्ध ने गज, कपि, मृग आदि के रूप में विविध योनियों में जन्म लिया था और संसार के कल्याण के लिए दया और त्याग का आदर्श स्थापित करते हुए बलिदान हो गए। तो आप किस प्रकार लिखेंगे, हम आपको बता रहे हैं किस प्रकार जो है आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो प्रस्तुत रेखांकित अंश में भगवत शरण उपाध्याय जी बुद्ध के पिछले जन्म की कथाओं को बताते हुए कहते हैं कि पिछले जन्म में बुद्ध ने बंदर, हाथी, हिरण आदि विभिन्न रूप की विविध योनियों में जन्म लिया था। वे कहते हैं कि बुद्ध संसार के कल्याण के लिए दया और त्याग का एक आदर्श स्थापित करना चाहते थे और करते हुए बलिदान हो गए।
ठीक है, कुछ इस प्रकार जो है आपको इसकी व्याख्या करनी है। तीसरा प्रश्न जो है आपको पूछा है, जातक कथाएं किन्हें कहते हैं? तो जातक कथाएं किन्हें कहते हैं भैया, इसको किस तरह से आपको उत्तर देनी है। कह रहे हैं बुद्ध के पिछले जन्म की कथाओं को जातक कथाएं कहते हैं, कुछ इस तरह से आपको लिख देनी है। ठीक है, यहाँ से आपको जो है एग्जामिनर आपको 6 नंबर आपका पक्का कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आपको 2 गद्यांश दिए होते हैं, इनमें से एक को आपको करना होता है। ठीक है, अथवा में से आप ये कर सकते हैं। ये जो है आपका रोहतार दुष्ट प्रकोष्ठ में बहती युवती ममता कहानी से लिया गया है, जो कि लेखक इसके जो शंकर प्रसाद हैं। आप कुछ इस प्रकार लिख देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न जो है जो आपको पद्यांश आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर भी 2 आपको पद्यांश दिए होंगे। पहला जो पद्यांश है आपका ये दिया होगा, उसके बाद दूसरा जो है प्रश्न अथवा में करके दिया होगा। इनमें से भी आपको जो है 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि आपको रेखा के अंश संख्या सहित व्याख्या करनी होगी। ठीक है, तो आपको किस प्रकार करनी है उसको हम पहले जानते हैं। ठीक है, तो सुन सुंदर बैन सुधा रसाने सियानी है जानकी भली, तिरछे कर नयन देश सने तिन्हें सम झाए कुछ मुस्काए चली, तुलसी ते अवसर सोहे सबय और लोकत लोचन लाहुवली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय विकसय विकसित मन मंजुल कंजकली। ठीक है, तो आपको जो है किस प्रकार इसकी व्याख्या करनी है, तो हमको यह जो है हमको आपको बताने वाले हैं। ठीक है, हम आपको तो पहला प्रश्नोत्तर संख्या जो कि आप देख सकते हैं 2 है, तो आप प्रश्नोत्तर संख्या 2 डालेंगे। उसके बाद ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आपने गद्यांश लिखा था उसी प्रकार आप पहले संदर्भ बनाएंगे। ठीक है, तो प्रस्तुत पद्यांश, वहां पर गद्यांश था, आप यहाँ पर पद्यांश लाएंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित वन पथ पर नामक पाठ से अवतरित है। इसकी रचयिता यानी कि हमने गद्य में जो होते हैं लेखक कहलाते हैं, और काव्य में यानी कि पद्य में जो होते हैं आपके रचयिता कहलाते हैं। ठीक है, तो इसके रचयिता कौन है? तुलसीदास जी हैं, यानी गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। उसके बाद आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करने का पूछ रहा है, तो यहाँ तक करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। रेखांकित अंश की व्याख्या किस प्रकार करनी है, तो आप हमने पहले बताया कि आप हेडिंग आएंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, उसके बाद लिखेंगे प्रस्तुत रेखांकित अंश में तुलसीदास जी कहते हैं कि ग्राम अधूरी ने राम के विषय में सीता जी से पूछ रही हैं कि ये सांवले और सुंदर रूप वाले तुम्हारे कौन लगते हैं। तब ग्रामवधु के अमृत जैसे वचनों को सुनकर सीता जी उनके मनोभाव को समझ जाती हैं। तब उनके प्रश्नों का उत्तर अपने मुस्कुराहट तथा संकेत भरी दृष्टि से ही दे देती हैं, यानी कि दे दिया। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न पूछा है कौन सा? अनुराग तड़ाग तथा मंजुल कंजकली में कौन सा था अलंकार है, तो ये पूछा है। तो जी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी है अनुराग तड़ाग तथा मन मंजुल कंजकली में आपका अलंकार पूछा है। तो आपके अनुराग और तड़ाग में कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार, यानी कि अनुराग रूपी तड़ाग में, प्रेम रूपी सरोवर में, ये जो है आपका यहाँ पर रूपी या डैश चिन्ह लगा होता है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है, पहचान है। ठीक है, मनु मंजुल कंजकली में कौन सा अलंकार है? तो मनु मंजुल कंजकली, मनु आने से यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया है, और म की आवृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो गया है। तो ये अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार दोनों होगा। ठीक है, उसके बाद जो अथवा में दिया है दोस्तों, सच्चा प्रेम हो जिसकी तृप्ति आत्मबल पर निर्भर हो, ये आपका स्वदेश प्रेम से लिया गया है। कहाँ से? स्वदेश प्रेम से लिया गया है। इसके लेखक जो हैं कौन है? रामनरेश त्रिपाठी जी हैं। ठीक है, काफी ये भी इम्पोर्टेंट यहाँ से आपके पद्यांश बन सकते हैं, तो आप इस चैप्टर को भी पढ़ लीजिएगा। मैं तो कहूँगा सूरदास और तुलसीदास के यदि आप जो है पद्यांश और पढ़ लेते हैं तो आपको जो है यहाँ से 6 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, ये यहाँ से आपको 12 बार गद्य और पद्य पढ़ लीजिए, आपको 12 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो गए। ठीक है, 12 और 20 32, यहाँ से आपके 32 नंबर सीधे कंप्लीट हो गए। ठीक है, उसके बाद आपका जो तीसरा प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, पूछा जाता है संस्कृत गद्यांश, जो कि आपको हिंदी अनुवाद करना होता है। ठीक है, आपको जो है किस प्रकार करना है वो हम आपको बताएंगे। पहले आपको एक का अनुवाद बनाते हैं। वाराणस्याम माने वाराणसी में, प्राचीन कालेय माने प्राचीन काल से, गेहे गेहे माने घर घर में, विद्या माने विद्या के, दिव्य माने दिव्य माने अलौकिक, ज्योति माने ज्योति, धोते माने प्रकाशित होती है। यानी कि वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित होती है। अधुनापि माने आज भी, अधुना माने आज, अपि माने भी, अत्र माने यहाँ, संस्कृत वाग धारा, संस्कृत की भाषा की धारा या वाणी की धारा, सतत माने लगातार, प्रवत माने प्रभावित होती है। आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा है, लगातार प्रभावित होती है। जननाम ज्ञानश्च वर्धत, और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। अत्र माने यहाँ, अनेका माने अनेक, आचार्य माने आचार्य, मूर्धन माने मूर्धन, विद्वान माने विद्वान, वैदिक वांग्मय माने वैदिक साहित्य, माने और अध्ययन और अध्यापन में, इदान माने आज भी, निर्धा माने लगे हुए हैं, इस समय भी लगे हुए हैं, इदान माने इस समय भी। न केवलम भारतीय, न केवल भारतीय, अपितु माने बल्कि वैदेशी यानी विदेशी भी संस्कृत वाणी के अध्ययन और
अध्ययन के लिए, अत्र माने यहाँ, आगच्छन्ति माने आते हैं, नि माने निःशुल्क, और निःशुल्क विद्या ग्रहण माने ग्रहण करते हैं, अत्र माने यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ इत्येत ये त्रय माने 3 विश्वविद्यालय संति माने हैं। ये इनमें नवीन और प्राचीन, जो च होता है आपका है आगे आ जाता है, ठीक है। नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान विषयाम यानी विषय के अध्ययन माने अध्ययन, प्रचलितम माने प्रसिद्ध है, ठीक है। आपको किस प्रकार लिखना है तो उसको हम बता दे रहे हैं। तो यहाँ से जो है आपको तीसरा प्रश्न है, ठीक है, किस प्रकार लिखना है तो आपको पहले संदर्भ लिखना है। किस प्रकार? प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के गद्य खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। यदि आप संस्कृत हटाकर प्रस्तुत गद्यांश हमारी बात हो रही है, संस्कृत के गद्य खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। यहाँ से आप संदर्भ लिखेंगे, उसके बाद हिंदी अनुवाद लिख देंगे, हेडिंग आएंगे, ठीक है। यहाँ पर हिंदी अनुवाद की हेडिंग आएंगे, तब जो है आपको इस प्रकार लिखी, वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित होती है। आज भी संस्कृत भाषा की धारा लगातार बहती है, प्रवाहित होती है और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। यहाँ अनेक आचार्य मूर्धन विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में इस समय भी लगे हुए हैं। न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ ये 3 विश्वविद्यालय हैं। इनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान अध्यापन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ से आपको जो है पूरी व्याख्यानिक हिंदी अनुवाद कर देना है, तब आपको जाकर यहाँ से कितने नंबर मिले गए? 5 नंबर का होता है, ठीक है। संदर्भ यानी कि हम कह सकते हैं 2 नंबर का होता है और हिंदी अनुवाद आपका 3 नंबर का होता है, ठीक है। ये भी आपको जो है 2 दिए जाएंगे और इनमें से आपको जो है कितना करना होता है? 1 करना होता है। उसके बाद हम चौथे प्रश्न की बात करें यदि हम, तो चौथा जो प्रश्न है आपका वो है निम्न दिए गए संस्कृत पद्यांशों में किसी संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। यहाँ पर जो है आपको एक श्लोक दिया गया है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर क्या दिया गया है? श्लोक दिया गया है जो कि आपको इसका हिंदी में अनुवाद करना है, तो संदर्भ सहित करना है। तो किस प्रकार करना है? बंधन मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीर भाव ही वीरता, यानी कि यहाँ पहले तो यह जो है आपका वीर वीरेण पूजते नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। इसके जो श्लोक का अर्थ है क्या होगा? बंधनम मन बंधन, मरणम मरण, वापि माने अथवा, जयो माने जय हो, अथवा पराजय यानी कि बंधन हो अथवा मरण हो, जय हो अथवा पराजय हो यानी कि जीत हो या हार हो, उभयत्र माने दोनों, सम माने समान, वीर माने वीर, भाव ही वीरता थी, कि हम कह सकते हैं बंधन हो, मरण हो, जय हो अथवा पराजय हो, दोनों ही स्थितियों में जो वीर पुरुष होते हैं वो समान रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आपको जो है 2 प्रश्न दिए होते हैं, यानी कि 2 श्लोक दिए होते हैं, संदर्भ सहित आपको व्याख्या करनी होती है, ठीक है। सारता माने धन, प्रसव माने आपका प्रदेश होता है, मित्र माने मित्र, भार्या माने पत्नी, मित्र माने मित्र, गृह माने घर, सतह माने है। यानी कि जिस प्रकार इसका जो है हिंदी अनुवाद में बताएं तो इसको किस प्रकार करना है, तो पहले आपको संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत पद खंड में संकलित वीरा वीर पूजित नाम पाठ से लिया गया है, अवतरित है, इस प्रकार लिख दें। उसके बाद हिंदी अनुवाद आप हेडिंग आएंगे, बंधन हो अथवा मरण हो, जय हो या पराजय हो, दोनों ही स्थितियों में वीर पुरुष एक समान रहते हैं, इस प्रकार आप लिख देंगे। उसके बाद अथवा वाले शब्द की अगर हम व्याख्या आपको बताएं, यहाँ पर दिया गया है जो कि सार्थ यानी प्रदेश में रहते हुए धन मित्र है। जिस प्रकार प्रदेश में रहते हुए धन मित्र है, उसी प्रकार घर में पत्नी मित्र है। यहाँ तक इसका हो गया पहला, दूसरा यहाँ तक आपका उत्तर हो गया। उसी प्रकार आतुरस्य माने रोगी, विषक माने दवा, मित्र माने मित्र है। जिस प्रकार रोगी की जो दवा है वह मित्र है, उसी प्रकार मरने वाले का मित्र उसके मित्र द्वारा दिया गया दान है। मरने वाले का जो मित्र है उसके द्वारा दिया गया दान है, किसके द्वारा? उसके मित्र के द्वारा, ठीक है। ये जो है आपका हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखें हम, 5वां प्रश्न है अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। आप जो कि जिले में जो खंड काव्य चलता हो वो आप खंड काव्य जो है उसके आधार पर लिख दीजिएगा, ठीक है। जो कि आप कितने नंबर का पूछा जाता है, आप देख सकते हैं 3 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपकी बात करें अगर हम 6वें प्रश्न की, तो जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके जो है 5 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। दिए गए लेखों में किसी एक लेखक का जीवन परिचय पूछिए, जो आपका किस प्रकार लिखना है। जयशंकर प्रसाद पूछे गए हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल पूछे गए हैं और डॉक्टर भगवत चट्टोपाध्याय पूछे गए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार लिखना है उसको हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, जी हाँ दोस्तों, कुछ इस प्रकार जो है आपकी बोर्ड कापी भी होती है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे इतने गैप कर आपको हाशिया खींचना होता है, उसके बाद जो है आपको यहाँ से लिखना होता है। तो प्रश्नोत्तर संख्या आप डालेंगे 6, उसके बाद जीवन परिचय बगल में लाएंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है तो आप यहाँ पर लिखने का नाम, पहले आप नाम लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जन्म 4 अक्टूबर 1884, जन्म स्थान लिखेंगे, पिता, युग, भाषा, मृत्यु, आप इतना लिख देते हैं। मैं आपको कहता हूँ यहीं से आपके जो
5 नंबर आपके यहीं से फिक्स हो जाते हैं और आप जो है पा जाते हैं। लेकिन आपको भाई पूरा बताना होता है, यही जो है आपको भाषा में बस लिख देना होता है। हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार शुक्ल के प्रवर्तक आचार्य शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1884 की हुआ था। ठीक है, यहाँ पर आप संक्षिप्त जीवन परिचय लिख देंगे, उसके बाद जो है इनका थोड़ा सा साहित्यिक योगदान लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर अब जो है आपको साहित्यिक योगदान लिख देंगे, थोड़ी सी 3-4 कृतियां लिख देंगे जो कि आपकी प्रसिद्ध होंगी। ठीक है, यहाँ से आपके पूरे 5 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। और हम आपको दिखा दे रहे हैं जिस कॉपी में हम बता रहे हैं आपको दोस्तों, एक बोर्ड कॉपी है, देख सकते लीजिए आप, हाई स्कूल इंटरमीडिएट अभ्यास परीक्षा पुस्तिका है। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको जो है अनुक्रमांक भरने होते हैं, पेपर भरना होता है, पेपर कोड डालना होता है। ठीक है, हम आपको बताएंगे आगे वीडियो में। ठीक है, पहले आप इसको कर लीजिए। जिस तरह आपने दोस्तों एक कवि का लेखक का परिचय लिखा, उसी प्रकार आपको एक कवि का परिचय भी लिखने को मिलता है जो कि आपका 5 नंबर का होता है। यानी कि लेखक और कवि से आपके कितने नंबर कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ से, यानी कि यहाँ से आपके 10 नंबर आपके मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। हम कहते हैं आप जो है पद में जो है आपको तुलसीदास और सूरदास पढ़ लीजिए, और उसमें जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल पढ़ लीजिए। यहाँ से आपको जो है आपके 10 नंबर आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद 7वां प्रश्न जो है, अपनी पाठ्य पुस्तक में कोई कंठस्थ एक श्लोक लिखिए जो इस पत्र में ना आया हो, तो किस प्रकार लिखना है उसको हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद आप जो है किस प्रकार लिखेंगे, तो आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 7, जो कि आपका देख लीजिए प्रश्न 7 पूछा गया है। तो श्लोक यहाँ पर हेडिंग डालेंगे, उसके बाद एक श्लोक लिखेंगे जो इस पत्र में ना पूछा गया हो। ठीक है, बहुत से श्लोक हैं, आप 3 याद कर लीजिए, जो आप अगर पूछ भी लीजिए, तीसरा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको किस प्रकार लिखना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। यानी कि सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी कल्याण को देखें और कोई भी दुख का भागी ना हो। इसका जो है हिंदी अनुवाद है। ठीक है, ये आपका पूछा जाता है। उसके बाद 8वां प्रश्न है, आपके संस्कृत प्रश्न उत्तर में से कुछ उत्तर देने होते हैं। संस्कृत का जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें से आपको 2 उत्तर लिखना होता है, जो कि आपका 1-1 मार्क्स होता है, नहीं 2 मार्क का आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको पहला प्रश्न है, गृहे सतः मित्र, घर का मित्र कौन होता है, भार्या मित्रम गृहे सत, देखने की पत्नी जो होती है घर की मित्र होती है। अगला है चंद्रशेखर स्वगृह किम अवदत्, चंद्रशेखर ने अपने घर का क्या बोला, यानी कि अपने घर को क्या बताया था। तो चंद्रशेखर स्वगृहम कारागार अवदत्, यानी चंद्रशेखर ने अपने घर को कारागार यानी कि जेल बोला था ना, यही बताया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रहेलिका उत्तरम की मासीत, प्रहेलिका क्या उत्तर था, प्रहेलिका पत्रम इति उत्तरम आसीत, प्रहेलिका का जो उत्तर था वो पत्र था, क्या था, पत्र यानी पत्र था। चौथा प्रश्न है, वाराणसी केसाम संगम स्थली, वाराणसी केसाम माने किसकी संगम स्थली है, तो वाराणसी जो है, वाराणसी भारतीय संस्कृति यानी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली, अस्थि माने केंद्रम स्थली माने केंद्र स्थल है। ठीक है, यहाँ से आपको जो है 2 लिखने होते हैं, लेकिन हमने जितने भी 4 पूछे गए उसको पूरा करा दिया है। ठीक है, उसके बाद आपका जो कि 9वां नंबर है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपके 7 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यदि आप पढ़ लेते हैं तो आप 7 नंबर लाते हैं। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण के उपाय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा है नारी सशक्तिकरण, विज्ञान की उपयोगिता, यानी कि विज्ञान की उपयोगिता में आप लिखते हैं विज्ञान वरदान या अभिशाप, इससे भी कई बार आपको पूछा गया है, तो आप पढ़ के जाइएगा। ठीक है, और आपको दोस्तों किस प्रकार जो है निबंध लिखना है उसको हम बताएंगे। ठीक है, पहले आपको प्रश्नोत्तर संख्या डालना होगा, जो कि हमने पहले ही बताया आपको। पहले आपको रूपरेखा बनानी है, जो कि आपको यहाँ से जो है 2 नंबर आपके यहीं से कंफर्म हो जाते हैं। ठीक है, रूपरेखा लिखना है। उसके बाद प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण रोकने के उपाय और उपसंहार तो जरूर लिखना है, क्योंकि उपसंहार से ही जो है आपका पूर्ण निबंध माना जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपको पहले प्रदूषण पर लिख रहे हैं, प्रश्नोत्तर संख्या आएंगे, पर्यावरण प्रदूषण लिखेंगे, निबंध यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर निबंध लिख दिए, उसके बाद प्रदूषण, उसके बाद रूपरेखा बना लेंगे कुछ इस तरह। उसके बाद प्रस्तावना में जो है आपको बातें बता देनी होंगी कुछ इस प्रकार, जो है प्रदूषण का अर्थ बता देना, प्रदूषण कितने प्रकार होते हैं, कौन से, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, गैरधर्मी प्रदूषण, ये सब हो गया। प्रदूषण रोकने के उपाय जैसे पेड़ लगाना। ठीक है, यही सबको आपको बता देना है। उसके बाद जो है 10वां प्रश्न जो पूछा जाएगा, अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखना है। ठीक है, यहाँ से आपको लिख देना है, रेलवे के महाप्रबंधक को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए व्यवहार का उल्लेख हो, यहाँ से आपको लिख देना है। लेकिन दोस्तों, यदि हमारा पेपर या जो है पूर्ण रूप से आपको समझ में आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही जितने भी महत्वपूर्ण पेपर है हम आपको दिखा सकते हैं 2025 के। ये देखिए आपका चित्रकला का पेपर, ये देखिए आपको अंग्रेजी का पेपर है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं विज्ञान का पेपर है 2025 का, सामाजिक विज्ञान, इतने जितने भी पेपर हम सभी आपको कराएंगे। ठीक है, मिलते हैं इसी महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।